अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड यूनियंस के बाद वाला सेक्शन फर्म्स का। फर्म्स कहते क्लासिफिकेशन का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर मिसालें दी हुई हैं सारी, मैं क्वार्टरनरी की खाली दे रहा हूँ। टर्शियरी और क्वार्टरनरी को अलग कर लेता हूँ। चलो, हॉस्पिटल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज या होटलिंग सर्विसेज, ये जितने भी सर्विसेज टाइप के बिजनेस है टर्शियरी में चले गए। लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड आ गए, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेस्ड मतलब ये नहीं कि टीवी चैनल भी आप टर्शियरी में डाल दो, लेकिन क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आप वो डालोगे जैसे वो जो कि आपके आईटी का सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को डेवलप करने वाले, ठीक है, या आपके किसी इंजीनियरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे के जो थिंक टैंक है सारे, सही ना, किसी फॉर एग्जांपल डैम को डिजाइन देने वाले इंजीनियर्स, सही, तो वो वाली जो कंसल्टेशन सर्विसेज होगी वो क्वार्टरनरी में गिरेंगी। सही। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले ऑडिट फर्म्स वगैरह, वो इस तरह की जो आपको आपके लाइक टर्शियरी के अंदर से ही ब्रेक किया हुआ है, बस सिर्फ ये कि स्किल लेवल इनका ज़्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या है कि ये सपोर्ट करती हैं और इसके अंदर जो पर्सनल होते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इन बिजनेसेस के अंदर सर्विसिंग है, लेकिन इनके अंदर इतनी कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए। चलो, एजुकेशन के अंदर आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन या कोई रिसर्च लेवल की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी भी नहीं, ये तो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स से फिर आपकी इतनी सिलेबस ओरिएंटेड होती है, लेकिन कोई रिसर्च लेवल की एजुकेशन है, कुछ नया तख्लीक करने वाली एजुकेशन टाइप की, तो वो क्वार्टरनरी में गिरते वो वाली एजुकेशन। यू गेट द पॉइंट? अच्छा जी, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर ब्रेक करें हम तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का आप सोचोगे ये प्राइवेट सेक्टर क्यों है? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, मिल के एक चीज के एक मिल के कोई जॉइंट वेंचर करके कोई बेनिफिट हासिल करना, जो सारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं उनमें शेयर होगा। ये बात समझते हो बात को? ठीक है, पहले भी आपने बिजनेस स्टडीज में ये चीज पढ़ी हुई है, तो ये मैंने इसलिए गुजार दिया क्योंकि ये पहले डिस्कस भी हुआ हो चुका है बहुत दफा, तो इसलिए आई एम नॉट गेटिंग डीप इनटू इट। ठीक है, तो अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का अगर मैं एक लफ्ज यूज करना चाहूँ तो क्या होगा वो? जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहलाती हैं। उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉक होल्डर्स कैसे ज्वाइन होते हैं? वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं? वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड होती है मार्केट के अंदर और मतलब सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स। तो ये बस मुझे एक टर्म दे दी थी। बहरहाल कोऑपरेटिव्स की बात करें, कोऑपरेटिव्स आपको लगेगा कि यार इसका कोई प्राइवेट बेनिफिट होल्डर तो नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, वो कोई प्राइवेट बेनिफिट होल्डर नहीं है, लेकिन जो सारे मेंबर्स हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलता है। वो क्लब्स हो सकते हैं किसी किस्म के, वो किसी किस्म का ऐसा कोऑपरेटिव हो सकता है कि भाई, सिंपल मिसाल है जो मैंने पहले भी दी कि आप अगर एक रूरल एरिया में अर्बन एरिया से कुछ माल मंगवाना है आप लोगों ने, कि इंपोर्ट हुए हैं कोई स्पेसिफिक मैंगो ट्रीज के स्पेसिफिक सीड्स है, जो एक स्पेसिफिक टाइप के मैंगो जो है ना उगाते हैं, वो आपने इंपोर्ट किए। वो इंपोर्ट किए तो वो तो शहर के अंदर, शहर की बंदरगाह पे पोर्ट के ऊपर रखे हुए, और आप ज़मीनों की तरफ हो, ठीक है ना, तो आप इसकी वहाँ से ट्रक्स जाके आप सब मिल के फार्मर्स वो एक साथ सीड लेके आओगे, तो आपने जो ट्रक हायर किया और जो बंदा भेजा है, जितनी सारी कॉस्ट है सारे माल को लाने की, वो आ गया माल सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंस्टेड ऑफ सब अकेले अकेले जाएं और अपने अपने लेके आए, वो ज़्यादा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कोऑपरेटिव की, ठीक है ना। और इसके अलावा फॉर्म कोऑपरेटिव जो है ना, दो बिजनेसेस मिलके एक परमानेंट जॉइंट वेंचर खोल सकते हैं किसी किस्म का, कि भाई आपके बिजनेस को भी लकड़ी चाहिए होता है, हमारे बिजनेस को भी लकड़ी चाहिए होता है, आप फायरवुड के लिए लेते हो लकड़ी, हम जो है फर्नीचर के लिए लेते हैं, तो हम बाकायदा जो एक फॉरेस्ट्री है वो गवर्नमेंट से राइट्स ले लेते हैं वहाँ से कट करने का वुड, और उसके ऊपर लगाते भी इन्वेस्ट करते हैं, और हम इक्वल प्रोपोर्शंस में या 60-40 जो भी है उसका एक्सपेंस शेयर करेंगे, उतने ही प्रोपोर्शन से वुड कट करके लेके आएंगे, और लेबर हम मिलके सही। तो ये परमानेंट जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, दोनों को ही फायदा उसका। सही। अच्छा जी, ये प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स हैं। और पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है? पब्लिक सेक्टर की अपनी कंपनीज भी होती हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की। ओ भाई एक मिनट, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फर्क पता है ना? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज जो पब्लिक को शेयर्स बेच सकती है, और पब्लिक विल बिकम द प्राइवेट ओनर्स ऑफ दैट कंपनी, दैट इज स्टिल अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अगर कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, सही है। अब पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऐसे बाकायदा आपकी जो
आई रिपीट, पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस नहीं, ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बोला है। इसमें बिजनेसेस भी हो सकते हैं या वो गवर्नमेंट की और कोई बॉडीज भी हो सकती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटीज़ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो होते हैं। सही है। नादरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ से आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हो, पासपोर्ट ऑफिस एक एक इदारा है जहाँ से आप पासपोर्ट बनवाते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इदारे हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी इदारे हो सकते हैं। सही, हमारे मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए के इदारों में पुलिस, डिफेंस सिस्टम के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से बैंकिंग सिस्टम, ये सब आ जाता है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारे मुल्क में आती है हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है ना। अच्छा, वो मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट एजेंसीज किसी किस्म की, ठीक है, जैसे कि जो आपके जो है ना फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो फूड के स्टैंडर्ड सेट करती है, हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करती है, फूड प्राइसेस को रेगुलेट करती है, मार्केट के अंदर सेंसस करवाती है लोगों का, सेंसस होता है ना कि कितने मुल्क के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, घर घर जाके जो काउंट करते हैं, मर्दमशुमारी कहलाता है इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसीज भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसी तरह पब्लिक कॉर्पोरेशन कि गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट की भी तो ओन्ड बिजनेसेस हो सकते हैं जी, बिजनेसेस जिसके अंदर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, वो बिजनेसेस, ठीक है। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज भी वही ऐसे बिजनेसेस या पूरी इंडस्ट्रीज ऐसी कि एक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की अपनी हो। एक होता है ना, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और एक गवर्नमेंट की भी हो उसमें से, ठीक है ना, ये एक। और एक होता है पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की अपनी हो। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा जो ना वाटर के फरामी का सेक्टर गवर्नमेंट अपने तौर पे वो कर रही है। खैर वाटर की फरामी हमने यहाँ पर डाल दी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के इदारों में या पब्लिक कॉर्पोरेशन में डाली हो, चलो। तो लेकिन इंडस्ट्री की एक मिसाल एनर्जी की यहाँ पर दी हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी की दी हुई है। अच्छा, वैसे एनर्जी की एक मिसाल लेता हूँ कि गवर्नमेंट ही के पास पूरे मुल्क की, या लोकल गवर्नमेंट है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो पूरे प्रोविंस की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की जो ओनर हो वो गवर्नमेंट हो, तो एनर्जी सेक्टर पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब कोई और एनर्जी फराम नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज हो जो अलग अलग तरह से एनर्जी फराम करे, कोई सोलर पावर्ड, कोई जो है फर्नेस फ्यूल से फराम कर दे, कोई थर्मल एनर्जी, कोई जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, अलग अलग फराम करे। उसमें जो गवर्नमेंट की भी एक है कंपनी है, तो वो तो फिर एक कंपनी हुई, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन। लेकिन पूरी इंडस्ट्री अगर हो गई तो आप ये भी कह सकते हैं ये भी गवर्नमेंट की हो सकती है ना पूरी। सो कीप रीडिंग, कीप नोइंग, दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर फर्म्स के अंदर बिजनेस हम जिस तरह बिजनेस एक्टिविटी का आपका सेक्शन था बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसी तरह का ये पूरा सेक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म्स। तो इसके अंदर अब आ रहे हैं साइज़, फर्म का साइज़ कितना होता है। बहुत सारी फर्म्स जो है ना छोटी रह जाती हैं, बहुत सारी बहुत बड़ी होती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। पहले अगले सेक्शन पे आऊँगा वाई सम बिजनेसेस रिमेन स्मॉल, उसके बाद पीछे वाली बात पे जाऊँगा, दोनों मिलती जुलती हैं। कुछ बिजनेस क्यों छोटे रह जाते हैं, वो जिस टाइप की इंडस्ट्री में पर्सनलाइज टाइप की सर्विसेज है, हेयर ड्रेसर है उसी से बाल कटवाते लोग, पर्सनलाइज सर्विसेज है अगर, तो नहीं ग्रो हो सकता इतना। सही, एक डॉक्टर है जो स्पेसिफिक डॉक्टर है, वो अपने चार्जेस तो बढ़ा सकता है, लेकिन बड़ा के भी कितना बढ़ा लेगा, वो ग्रो वॉल्यूम नहीं बड़ा कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा करने के लिए उसको स्केल अप करने के लिए अपने नीचे और डॉक्टर्स चाहिए होंगे, लेकिन लोग किसी और से इलाज ही नहीं कराना चाह रहे फिर। सही, सो इट विल नॉट ग्रो। इसी तरीके से मार्केट साइज हो सकता है, मार्केट साइज ही आपका छोटा हो। जैसे यहाँ पर मिसाल दी रूरल एरियाज में हो सकता है आपके कस्टमर, आप जो चीज़ बेच रहे हो और लेकिन आपकी शॉप रूरल एरिया में आपके उस चीज़ के इतने कस्टमर्स ही नहीं है जितने आपके सिटी के अंदर होते हैं उसी सर्विस के कस्टमर्स। मिसाल के तौर पे अगर ये जो हमारी सर्विसेज होती है करीम की, उबर की, तो इन सर्विसेज का रूरल एरियाज में क्या काम, वहाँ एक गिना चुना रोड है, एक गाड़ी यूँ जाती, सब उसमें बैठ जाते चले जाते हैं, इतना सिटी मूवमेंट थोड़ी है उसकी। तो जब मार्केट साइज छोटा है, आपकी डिमांड साइज छोटा है, तो आप ग्रो नहीं करोगे वहाँ पर। ओनर खुद नहीं चाहता बड़ा करना बिजनेस को, जिसकी एक मिसाल मैंने आपके उसमें नोट्स में दी थी खान ब्रोस्ट की, हैप्पी है वो अपने बिजनेस के साइज पे, वो और ब्रांचेस भी नहीं खोल रहा। फिर हो सकता है बिजनेस अगर फ्लेक्सिबल हो तो वो बड़ा हो सकता है, वक्त चेंजिंग टाइम्स के साथ ग्रो हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल ना हो तो फिर वो ग्रो भी नहीं होगा। टेक्निकल फैक्टर्स का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये रेलिवेंट नहीं है इससे, ठीक है, आई रादर स्ट्राइक इट, ठीक है ना। बहुत सारे ऑलरेडी हैं तो इट्स फाइन कि बस रीड करो। तो बहरहाल ये बताने वाली चीज़ नहीं, आप पढ़ोगे समझ जाओगे, और इसी से मिलता जुलता बिजनेस के साइज।
बिजनेस का साइज आप कैसे वो करोगे कि भाई कितना पुराना बिजनेस, जितना पुराना होता है उसके पास उतना पोटेंशियल होता है बड़ा होने का बिजनेस को, ठीक है। जितना ज़्यादा कैपिटल है, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी बड़ी उसकी मार्केट है, तो उतना ही वो ग्रो हो पाता है और उतना ही या तो ग्रो हो चुका होता है या पोटेंशियल होता है उसके पास। और जिनके पास नहीं होता उनकी वजूहत यहाँ पर लिखी हुई लाइन से, क्लियर है। अच्छा, एडवांटेजेस छोटी फर्म्स को होने का क्या फायदा है, फ्लेक्सिबल होती हैं वो, कि आप बहुत बड़ा बिजनेस है एक जगह से दूसरी जगह विजन मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कब फ्लेक्सिबल नहीं भी होती, फ्लेक्सिबल होती भी नहीं भी, अगर कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई है जो पूरा ड्राइव आउट कर दिया पुराने मेथड्स को। आपका स्मॉल बिजनेस था, पुराने मेथड से आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप काउस को एक ओल्ड मेथड से मिल्क कर रहे थे, अब कोई नया तरीकेकार आ गया काउस को मिल्किंग करने का मशीन्स के जरिए, अब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो उसके लिए। तो उस तरह की कोई फ्लक्चुएशंस होती है टेक्नोलॉजी में कुछ, तो आप उसके लिए वल्नरेबल हो। लेकिन अगर कोई इमीडिएट चीज आती है जो यूं चुटकियों में आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने फौरन अडॉप्ट कर ली। फॉर एग्जांपल कल तक कोई हॉस्पिटल ने बहुत बड़ी मशीनरी मंगवाई कोई स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए, और एक छोटा क्लिनिक खुला हुआ है, नई तरीन एक मशीनरी आई है जो कि मोबाइल के जिसके ना एक दो तीन सेंसर 4 उंगलियों पे लगते हैं और मोबाइल से ऑपरेट हो जाती है, तो ये यूं ले लेगा, सही है। सो बिल्कुल नए लेटेस्ट वो भी होंगे, इसके पास लेटेस्ट टेस्ट रिकॉर्ड्स भी होंगे और कम पैसों में। तो इस तरह वाली ये छोटी छोटी इसी तरीके से एक नया सॉफ्टवेयर आया या सॉफ्टवेयर बेस्ड या फिर ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन, एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, 20 ब्रांचेस हैं जिसकी, तो उसको हर जगह पर वो इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो ओल्ड मेथड पे अपने व्हाइट बोर्ड चॉक बोर्ड के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन एक छोटा स्कूल सेटअप खुला है तो उसको लेटेस्ट इन द मार्केट जो होगा वो फौरन वो अडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरह की मामलात में फ्लेक्सिबल है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे पैमाने फौरन चेंज हो सकता है। तो ऐसे मामलात में स्मॉल बिजनेसेस आर गुड, लेकिन कोई एक ऐसी चीज के स्मॉल बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई अब, तो ऐसे मामलात की फ्लेक्सिबिलिटी में दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, क्लियर। बट इस छोटी फर्म्स होने के अपने उनको फायदे और नुकसान क्या है वो यहाँ लिखे। क्यों स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करते, क्यों भाई स्मॉल बिजनेस के बिल खुसूस एग्जिस्ट करने की वजह ये कि उनकी मार्केट है, चाहे वो कोई नीश मार्केट हो, चाहे वो कोई बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट हो। जैसे कि एक बार्बर शॉप है जहां पर उसी लोकेलिटी के लोग बाल कटवाने आते हैं। अब चाहे एक बहुत ही स्केल्ड अप बिजनेस हो, जो बचपन से उस बार्बर शॉप से बाल कटवा के बड़ा हुआ है वही जाएगा, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट, क्लियर हो रही है। सो वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनकी मार्केट होती है अवेलेबल। अब इतने बड़े बड़े सुपर मार्ट्स खुले हुए जहां पर इतना चीप मिल जाता है सब कुछ, तो गली के कोने की शॉप जो स्ट्रीट शॉप्स हैं, हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, वो क्यों चल जाती है, इसलिए चल रही थी कि बिल्कुल घर से निकले और खरीद लिया माल, सही है। और एक चीज चाहिए तो उसके लिए सुपर मार्केट नहीं जाता बंदा, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली हमारे सामने है नई चीजें, उसको बस अंग्रेजी में बयान किया हुआ है। कॉजेज एंड फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म्स, ये आपकी ग्रोथ किस किस तरह की हो सकती है। आप विद इन ग्रो कर सकते हो, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, या फिर इंटरनल ग्रोथ। नेचुरल, ये ऑर्गेनिक को देख के नेचुरल बोला, इंटरनल ग्रोथ मतलब ये कि अपने पैसों को रिटेन कर करके ब्रांचेस खोलो। और एक क्या होती है कि बने बनाए बिजनेस को आपने अपने साथ मर्ज किया, खरीद लिया, या 2 बिजनेस मर्ज करके पार्टनरशिप कर ली, ठीक है ना, दैट इज इनऑर्गेनिक, मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। सो अच्छा, ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर आप अपने ही बिजनेस की और ब्रांचेस खोल रहे हो, सही है। और इस तरह की कोई ग्रोथ है ना कि जिसमें जो आपका बिजनेस चल रहा है वैसा बना बनाया बिजनेस ले रहे हो, तो दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। या फिर जैसा बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर वाला बिजनेस, जहां से आपको रॉ मटेरियल आता था वैसा ही बिजनेस आप अपना क्रिएट कर रहे हो या खरीद रहे हो, बनाया बनाया बिजनेस। बना बनाया बिजनेस खरीदो तो वो तो वैसे ही एक्सटर्नल ग्रोथ है। लेकिन आप जो जिस लेवल पे, आप इंडस्ट्री के जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो अपने अपने प्रोडक्शन फंक्शन, उसके ऊपर वाला, मतलब जो आपको इनपुट देता था, जिसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम बिजनेस, उसको अगर आप एक्वायर कर लेते हो बने बनाए बिजनेस को, या वैसा एक और बिजनेस खोल लेते हो, आप अपने सप्लायर्स को बाय कर लेते हो, या फिर सप्लायर का जो बिजनेस है ना वैसा अपना बिजनेस खोल लेते हो। दोनों सूरतों में क्या है, ये एक्सटर्नल है, लाइक आपका जो काम था उससे हटके आपने कुछ किया, क्लियर है। सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पहले मैं समझा देता हूं। ये पहाड़ है, सही है ना, बर्फीला जमा हुआ,
इसमें से पानी पिघल पिघल के डाउन स्ट्रीम आता है, राइट, और कंज्यूमर बकेट के अंदर पहुंचता है पानी, राइट, ये कंज्यूमर बकेट है, इसके अंदर पानी पहुंचता है। अब आपका बिजनेस अगर यहां कहीं ऑपरेट करता है तो कंज्यूमर की तरफ वाला जितना भी वो आपके लिए डाउन स्ट्रीम है, और ऊपर से जो इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं वो सारा आपके लिए अपस्ट्रीम है। अगर आप अपना अपस्ट्रीम वाला बिजनेस बाय कर लेते हो या उस तरह का बिजनेस खोल लेते हो तो दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज इनऑर्गेनिक, एक्सटर्नल कह लो, ठीक है। या अपना डाउन स्ट्रीम वाले ले लेते हो, वो भी एक्सटर्नल है। आप जिस लेवल पे हो वैसा ही और अपनी ब्रांचेस खोल लेते हो अपनी सेविंग्स या लोन्स वगैरह के जरिए, और ब्रांचेस अपनी खोल रहे हो, दैट इज ओनली ऑर्गेनिक, सिर्फ वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और अपने ही लेवल के बिजनेस के बने बनाए बिजनेस भी ले रहे हो ना, अगर वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो बने बनाए बिजनेस आप बाय कर रहे हो, अपनी ही और ब्रांचेस खोल रहे हो, दैट विल बी ऑर्गेनिक। लेकिन अपने ही लेवल के और दूसरे बने बनाए बिजनेस हायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो भी इनऑर्गेनिक हो जाता है। मिसाल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मिसाल इसके अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी स्लॉटर हाउस की। स्लॉटर हाउस है आपका, चिकन स्लॉटर हाउस, ठीक है। आप फार्म से चिकन पोल्ट्री खरीदते हो, उसको स्लॉटर करते हो और रेस्टोरेंट्स को सेल करते हो। तो अगर आपने चिकन स्लॉटर हाउस आपका एक है, सेविंग्स करके एक और, या बोरोइंग करके सेविंग करके ओनर से पैसा मांग के जैसे भी और ब्रांचेस खोली, क्या है ये, इंटरनल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ। आपने एक स्लॉटर हाउस सेट आपके इलाके के, आपके शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में या कोई दूसरे इलाके में स्लॉटर हाउस बनाया था, उससे जाके डील किया, उसने आपको अपना स्लॉटर हाउस बेच दिया। व्हाट इज दैट, एक्सटर्नल कौन सी नौयत की, हॉरिजॉन्टल। एक्सटर्नल होते हुए भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्योंकि सेम लेवल पे। वर्टिकल ये भी हो सकती है, वर्टिकल ये भी हो सकती है। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खरीद लिया या बना लिया, ये भी वर्टिकल है। या आपने रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस खरीद लिया या बना लिया, वो भी वर्टिकल है। अब वर्टिकल में बैकवर्ड्स है ये, बैकवर्ड्स क्यों, क्योंकि ये अपस्ट्रीम वाले लेता है कि आपको जहां से इनपुट मिल रहा था आपने वही बिजनेस खरीद लिया, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सटर्नल होते हुए, वर्टिकल होते हुए बैकवर्ड्स है। और अगर आपने एक्सटर्नल होते हुए अपना डाउनस्ट्रीम बिजनेस खरीदा जो कंज्यूमर के ज्यादा करीब है, तो एक्सटर्नल वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सही ना। सो इफ आई आस्क यू कि मुझे इंटरनल की मिसाल दो, तो आप सेम लेवल के बिजनेस की मिसाल दोगे। एक्सटर्नल की मिसाल दें तो एक्सटर्नल में आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हो मिसाल, वर्टिकल दे सकते हो। फिर वर्टिकल के अंदर भी बैकवर्ड्स वो होती है जो आपको जो सप्लाई कर रहा है ना, वो सप्लायर वाला बिजनेस आपने ले लिया। और फॉरवर्ड मतलब जो कंज्यूमर के करीब है, जिसको आप बेच रहे हो और वो कंज्यूमर को बेच रहा है, आपने वो उसी को खरीद लिया। आप होलसेलर थे, आपने रिटेलर को बाय कर लिया या रिटेल बिजनेस भी खोल लिया आपने साथ, तो फिर वो आप कंज्यूमर के करीब हो गए, दैट्स फॉरवर्ड, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल में ये नहीं राइट लेफ्ट नहीं कर देना कि गली के सीधे हाथ वाला खरीद लिया तो मेरा और उल्टा था, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल है, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है, एंड यू हैव डन इट। सो ये हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ इसका ये पूरा बना हुआ है कि नीचे ये डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम कमोडिटी से स्टार्ट हो रहा है। कमोडिटी मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर जो निकालता है, कमोडिटीज वो होती है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस कमोडिटी है, या नेचुरल रिसोर्सेज सारी जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कमोडिटीज है, वो सप्लाई हो रही है। उसका कोई उन कमोडिटीज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिलता है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने अपने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले तो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बने बनाए किसी और के ले लिए तो वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, बने बनाए हॉरिजॉन्टल बिजनेस खरीदे। अगर आपने अपनी और फैक्ट्रीज खोली, दैट्स ऑर्गेनिक, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि एक्सटर्नल वाली बात हो रही है ना अभी। तो आपने बनी बने और फैक्ट्रीज को अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया। फिर आपने सोचा कि यार हम कंज्यूमर के भी थोड़ा करीब जाते हैं, तो मैन्युफैक्चर होते हुए जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे ना, आपने डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज भी खरीद लिए, तो अब आप फॉरवर्ड जा रहे हो कस्टमर के करीब, कंज्यूमर के करीब, ठीक है। और अगर आप अपने सप्लायर जहां से आपको इनपुट्स मिल रहा है उसके करीब जा रहे हो तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रहे। क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट क्या है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है कि आपका जिस नौयत का बिजनेस, आप चिकन बिजनेस से निकल के
आप टेक्सटाइल के काम में चले गए, दैट्स कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन। सही, स्कूल खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया आपने, बैंक था, यूनिवर्सिटी खोली, सो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, कॉन्ग्लोमरेट कहलाती है। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारे लिए कॉस्ट कम होती चली जाए, दैट इज इकोनॉमिक, ठीक है ना। अब ये एक बिजनेस को लेकर माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है ना, तो एक बिजनेस को लेकर सोचो, एक बिजनेस जितनी ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन रख देता हूँ क्वांटिटीज़, जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक्सटेंड होंगी, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ कॉस्ट, पहले टोटल कॉस्ट रख के देखता हूँ, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो सही, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हाई? एग्जैक्टली, सही है। और अगर मैं यहां पर कॉस्ट पर यूनिट रख के देखूं, एक्चुअली आई शुड नॉट इरेज इट, आई शुड नॉट इरेज इट, ठीक है, ये मुझे यूं बनाने दो, तुम्हें याद रहेगा कि टोटल कॉस्ट का ही है, और ब्लू कर्व जो है ना कॉस्ट पर यूनिट का है, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी, दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब तुम ये याद रखना, वाई एक्सिस पे वैल्यूज अलग होंगी, हाँ, टोटल कॉस्ट की वैल्यूज बहुत बड़ी होंगी, कॉस्ट पर यूनिट की, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो आपके जो टोटल कॉस्ट आ रही थी $1,00,000 आ रही थी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, यूनिट्स, तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी आ रही है? $100। अब अगर आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आपकी टोटल कॉस्ट चली गई मिसाल के तौर पे 1,80,000 पे, सही है। सो व्हाट इज इट? $90 पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरती जा रही है। 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे 2.5 लाख, व्हाट इज इट? $50 पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, सही। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, 100 से 180 गए, फिर तो पहले मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स पे शायद कहीं थी, फिर ये कहीं थी। अच्छा, इस इंटरसेक्शन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों कर्व्स अलग अलग डाटा के लिए हैं, बस ये बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि इस तरह का हमने पहले भी एक और भी किया है ग्राफ, जो अगर आपने देखा हो, कभी अगर किया होगा मुझे याद नहीं है, इफ अगर हमने किया हो ना कोई टोटल डाटा को के अंदर ही कोई पर यूनिट वाला डाटा भी रखे, सो इट कैन नॉट बी एक डाटा जो है टोटल कॉस्ट वाला वो $1,00,000, $2,00,000, $2.5 लाख चल रहा है, और एक बेचारा कॉस्ट पर यूनिट वाला $100, $90। सो हाउ कैन इट कम इनटू वन ग्राफ? बट अभी हमने कोई डाटा डाला नहीं है ना, तो वी कैन मेक इट। या दूसरा तरीका ये होता है, डाटा डाल के भी वी कैन मेक इट, फिर 2 दफा वाई एक्सिस बना लेते। ये वाई एक्सिस जो चलता वो $1,00,000, $2,00,000, $2.5 लाख, $3 लाख, $4 लाख, और ये वाला चलता $50, $100, $150, सही है ना। तो हम खुद ही समझ जाते कि इसमें इस वाई एक्सिस का टोटल कॉस्ट लिखा और इस वाई एक्सिस का कॉस्ट पर यूनिट लिखा, एवरेज कॉस्ट, तो हम समझ जाते किसके लिए कौन सा वाला लेना है। लेकिन अगर ये वाला ले रहे हो तो ये नहीं गलती से ग्राफ यहां से शुरू कर रहे हो, ग्राफ वहां से शुरू करना शुरू, सॉरी ग्राफ यहां से शुरू करना शुरू होगा ना, तो ग्राफ स्टार्ट होगा तुम्हारा 5000 यूनिट से, फालतू का, सही, शुरू वहीं से होगा ग्राफ, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि इसके ये बड़ा अजीब भोंडा तरीका हो जाता कि अगर मैं 2 वाई एक्सिस के कॉलम दोनों के दोनों वहीं रख देता, या 2 कॉलम रख दिए, बिल्कुल अजीब सा हो जाता सीन, इसलिए उसको वहां रखते हुए देखो। बहरहाल ये बातें जो हैं करने वाली नहीं इतनी डिटेल में। यहाँ पर पॉइंट ये इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा, डिस इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा था। तो एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन तक आपके लिए इकोनॉमिक होता है, डिस इकोनॉमिक के बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन आती चली जाती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जाम्पल माल जो आ रहा है वो अगर एक ट्रक में मंगवा रहे थे, तो कोई अगर थोड़ी बहुत जगह बच रही थी तो और माल लोड करवा दिया, तो ट्रक तो उतने ही पैसे ले रहा है माल लाने के, हाफ ट्रक भर के माल आ रहा था, पूरा ट्रक भर के आ गया, सही है, तो इट्स मोर इकोनॉमिक, ठीक है। डिस इकोनॉमिक भी हो सकता है कि माल इतना कर गया कि दूसरे ट्रक तक चला गया, लेकिन दूसरा ट्रक जो है ना वो बस थोड़ा सा फिलअप हुआ। डिस इकोनॉमिक भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी इकोनॉमिक की बात करें। या आपकी मिसाल के तौर पे इतनी बल्क में आपने परचेजिंग की कि बल्क डिस्काउंट मिल गया, एक यूनिट कर, मतलब या छोटे छोटे चंक्स में परचेजिंग करते तो नहीं मिलता वो,
So these are the all the reasons why things become economic for you. इकोनॉमीज ऑफ स्केल को उसने तोड़ा इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज में. इंटरनल इकोनॉमीज होती है जो आपके अपने बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सिर्फ आपको इकोनॉमिक पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री को नहीं, सिर्फ आपको इकोनॉमिक पड़ता है. क्यों? आपकी लेबर ट्रेन हो गई, आपकी लेबर ट्रेन हो गई, आपके लिए इकोनॉमिक है. आपके पास लार्ज स्केल डिमांड या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अब आप अफोर्ड कर पा रहे हो मशीनरी लगाना, तो वो आपके लिए इकोनॉमिक हो गई प्रोडक्शन. लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी पॉसिबल है. एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो कब? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, तो गवर्नमेंट ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनवा दिया तो सिर्फ आपके लिए रोड आसान नहीं हो गए, आपका माल जल्दी सिर्फ नहीं आएगा, हर कंपनी का जल्दी आ जाएगा. तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ना, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए चीजें इकोनॉमिक कर देती है, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट्स पहुंचाती है. इंटरनल इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी अपनी क्रिएटेड रीजंस की वजह से आपको बेनिफिट पहुंचाती है. क्लियर है? सो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फर्म स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक, विच अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द फर्म्स इंटरनल ऑपरेशन एंड साइज. फर्म के अपने ऑपरेशंस बढ़ गए या फर्म का साइज बढ़ गया तो उसके लिए चीजें इकोनॉमिक होना. ठीक है? जैसे कि अ फर्म विल अचीव इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय एक्सपेंडिंग इट्स फैक्ट्री प्रीमिसेस टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. जब अपनी फैक्ट्री बढ़ा दी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल हो गया तो ऐसा थोड़ी कि 5,000 एम्प्लॉयज थे तो 10,000 करने पड़ गए, 2-3,000 एम्प्लॉयज और ऐड करने पड़ेंगे ज्यादा था, और उन्हीं के होते हुए स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल हो सकता है. अगेन डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे. हो सकता है हर एम्प्लॉय अगर प्रोडक्शन डबल कर रहे हो तो एम्प्लॉयज वाकईतन डबल करने पड़े. ठीक है ना? और एम्प्लॉयज नहीं, किसी और चीज की मिसाल लेते हैं, अगर आप मिल्क की प्रोडक्शन डबल करने चाह रहे हो तो काउस डबल करनी पड़ेंगी ना. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल ही करना पड़ जाए, कभी कभी ऐसा नहीं डबल करना पड़े शायद. तो कुछ चीजें आप फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज अगर हैं 5,000, प्रोडक्शन वो पर डे मिसाल के तौर पे 5,000 एम्प्लॉयज मिलकर रोज के 20,000 वॉलेट्स बनाते हैं. ठीक है? 20,000 रोज के वॉलेट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हो, बाहर बेचते हो, आप सबको बेचते हो. लेकिन रोज के 20,000 अगर वो वॉलेट्स बना रहे हैं 5,000 लोग, तो अगर 40,000 वॉलेट्स बनाने ना तो 5 से कोई 10,000 लेबर नहीं करनी पड़ेगी. 5 से शायद 5,000 लेबर से 6-7 2-3,000 लेबर ऐड कर दी मैक्सिमम, क्योंकि वो फिर डिवीजन ऑफ लेबर और भी तो आपका हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन भी तो हो जाएगी. समझ आ रही? सो यू कैन जस्ट मेक मोर. तो इकोनॉमिक तब पड़ेगा, तब इकोनॉमिक नहीं पड़ेगा कि अगर प्रोडक्शन डबल करनी पड़ेगी तो सारी कॉस्ट भी डबल हो रही है. फायदा क्या? प्रोडक्शन डबल हो रही है तो अब आप और बल्क परचेज डिस्काउंट हासिल कर सकते हो. प्रोडक्शन अगर डबल की डबल और मजीद होने लग जाए तो आप फ्यूचर में शायद सप्लायर को ही खरीद लो, फिर तो और इकोनॉमिक हो जाएगा. क्लियर है? सो दीज आर द इंटरनल रीजंस ऑफ मेकिंग थिंग्स इकोनॉमिक. क्या आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की वजह से चीजें आपके लिए इकोनॉमिक होना, दैट इज एन इकोनॉमिक इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि चेंजेस आउटसाइड द फर्म, किसी किस्म के चेंजेस हुए, जैसे कि आपके मुल्क में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन गए, आपके मुल्क में अली एक्सप्रेस के नाम से एक वेबसाइट बन गई, अली बाबा के नाम से एक वेबसाइट बन गई, दराज.com के नाम से वेबसाइट बन गई. तो उसमें ऐसा नहीं कि आप तो एक रिटेलर थे, आपकी एक अपनी वेबसाइट थी, या शायद वो भी नहीं थी. मुल्क में एक ऐसा बिजनेस क्रिएट हो गया जिसमें तमाम रिटेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं. तो सबके लिए बेनिफिट हो, आपके लिए भी बेनिफिट हो गया. सो आपके लिए सेल करना और इकोनॉमिक हो गया. पहले आपको बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती थी, अब वो सारी मार्केटिंग वो बिजनेस कर रहा है, आपने सिर्फ अपनी शॉप खोलनी है उसके बिजनेस के ऊपर. सो आपकी सारी मार्केटिंग क्या, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्रिएट होगा आपके लिए. क्लियर है? एक ऐसी जगह फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाते हो अगर आप, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को मिल जाए आपको भी मिल जाएंगे. उसके अलावा कहीं आप अगर किसी जगह इंडस्ट्री लगाते हो तो वो बेनिफिट से शायद आप महरूम रहो. सही है? तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में ये भी काउंट हुआ. आप ऐसी जगह जहां ऑलरेडी मार्केट मौजूद है वहां पर अपने बिजनेस को ले जाके खोलोगे तो आपके जो सप्लायर्स है ना वो भी आपको वहीं मैसर हो जाएंगे. आप कहीं दूर दराज जाके, जो मेन मार्केट है वहां से दूर दराज खोल रहे हो कोई बिजनेस, तो आपको जब माल खरीदना है तो जिससे माल खरीदना है वो सप्लायर शायद वहां बैठे हो जहां पर सारे आपके टाइप के बिजनेसेस थे, उनसे माल खरीद के आप फजूल में ट्रांसपोर्ट करके अपने बिजनेस तक लेके आ रहे हो. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फजूल की लग रही है. आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिक क्या होता? आप उस जगह पर ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहां एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्रिएटेड है.
सही है, रिवर चैनल साथ से गुजर रहा है और आपका काम है जिसमें रिवर वाटर यूज होता है, तो आप अगर उस जगह पर बेस करोगे अपने आप को जहां पर रिवर का कोई कैनाल निकल के आ रहा है, तो आपके लिए एक्सटर्नली इकोनॉमिक हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक हो जाएगा कि आउटसाइड चीजें अवेलेबल इतनी है कि आप ऐसी जगह पर बहुत बहुत अच्छा काम करने के लिए तो आपने बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी बना दी और बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रेडी हो, लेकिन आपने जहां बनाई है ना वहां आसपास उस नौयत के काम करने वाली लेबर ही मौजूद नहीं है। मतलब ये कि आपका काम के अंदर मैनुअल लेबर चाहिए, सही है? और आपने किसी बहुत ही पोश एरिया में जो खोल लिया अपनी फैक्ट्री, हम मैनुअल लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैनुअल लेबर पता है कहां अवेलेबल होगी, जहां तमाम इंडस्ट्रीज सेटअप हुई भी है वहां पर मैनुअल लेबर अवेलेबल होगी, क्योंकि उस मैनुअल लेबर को भी दूर दराज ट्रेवल करके थोड़ी आना, आने जाने में थोड़ी अपनी सारी इनकम खर्च कर देंगे, तो आप घर भी आसपास लेने की सोचेंगे यार मेरा काम करीब है वहां से, समझ आ रही? तो वो सारी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है, आप एक अलग से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद दूर बना के बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता, इट विल नॉट बी इकोनॉमिक फॉर यू, यू विल हैव टू हंट दैट एक्सटर्नल इकोनॉमीज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। क्लियर है? इस बात को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज किस किस तरह के हो सकते हैं? परचेजिंग इकोनॉमीज, बल्क परचेज करते हो अगर आपको तो डिस्काउंट मिलते हैं। मार्केटिंग इकोनॉमीज, कि अगर आप मार्केटिंग करवा ही रहे हो, मार्केटिंग के पूरे पैसे दे रहे हो, अगर आप कम यूनिट्स बेचोगे तो मार्केटिंग कॉस्ट कम यूनिट्स पे डिवाइड होगी पर यूनिट। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख की मार्केट 1 लाख पे किया किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, और किस लिए पे किया है? ताकि आपने ना मिसाल के तौर पे कोई 10 मशीनें जो बेचनी है, स्पेसिफिक 10 प्ले स्टेशन सेल करने हैं आपने, उसके लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूज किया, उसने 1 लाख रुपए ले लिया आपसे, आपने बड़ा बेहतरीन न्यूली लॉन्च्ड प्ले स्टेशन सेल करना है, तो आपने कहा कि पर प्ले स्टेशन मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मुझे पर प्ले स्टेशन तकरीबन 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 10 बेचता हूं तो मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, उसमें से 1 लाख इन्फ्लुएंसर को चला जाएगा, तो मसला ही क्या है? लेकिन आपके 10 बिक गए, आपके पास हो सकता है और डिमांड आ जाए, आपने इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए 1 लाख रुपए, उसकी बहुत बड़ी रीच है, देन व्हाई सेल ओनली 10? व्हाई नॉट डू इट एट अ लार्जर स्केल? क्योंकि 10 प्ले स्टेशन बेचने का मतलब है आपके उस सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग करवाई आपने, 1 लाख रुपए जब 10 प्ले स्टेशन में डिवाइड होंगे तो हर प्ले स्टेशन के ऊपर 10,000 की मार्केटिंग कॉस्ट अटैच्ड है। लेकिन अगर 100 प्ले स्टेशन बेचते हो तो फिर हर प्ले स्टेशन पे 1,000 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट अटैच हो रही है। क्लियर हो रही है? सो जितनी ज्यादा लार्ज स्केल होगी उतनी ज्यादा मार्केटिंग आपकी उतनी डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके ऊपर। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जितना बड़ा लोन या जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लोन, और जो बैंक को अगर बड़ा कस्टमर मिल जाएगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट लो भी कर देगा उसके लिए, क्या इससे बड़ा प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, यू नो, सो लार्जर लोन है तो बैंक हो सकता है इंटरेस्ट रेट लो कर दे, इंटरेस्ट रेट लो कर दे, इंटरेस्ट तो उसको ज्यादा ही मिल रहा है बैंक को, लेकिन छोटे छोटे चंक्स में अगर कोई बोरो कर रहा है तो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, मतलब जो इंटर बैंक ऑफर रेट है उसके +2% चार्ज कर रहा है छोटे छोटे लोन्स के लिए। लेकिन अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा लोन लेने आ रहा है तो बिजनेस को बहुत और अच्छा रेट फराम कर रहा है, क्या हम आपसे इंटर बैंक ऑफर रेट जो भी चल रहा है उसके ऊपर +1% सिर्फ चार्ज करेंगे, क्योंकि आप करोड़ों रुपए का लोन ले रहे हो, 10 करोड़ का लोन ले रहा है अगर, ठीक है ना, तो 10 करोड़ का लोन भी जो है वो 10 लाख रुपए बनता है 1% साल का, और अगर 2% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं अगर बैंक छोटे छोटे लोन्स पे, किसी को जना 50,000 को लोन दिया, किसी को 1 लाख का दिया, 2% भी इतना नहीं बना, वो एक कस्टमर इधर उधर हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, तो बैंक से उसको लोअर रेट ऑफर तो उस बड़े बिजनेस के लिए क्या फाइनेंसिंग इकोनॉमीज हो गई ये वाली। टेक्निकल इकोनॉमीज, जितना बड़ा बिजनेस होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपने ऑपरेशंस को और इनोवेटिव बना सकता है, तो सारी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है अंदर बिजनेस के बड़े होने के ऊपर, ठीक है, कि वो बिजनेस जो बड़े अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से चीजें इकोनॉमिक कर रहा है। इंटरनल इकोनॉमिक्स कौन सी है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो चीजें इकोनॉमिक हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि आपके इंटरनल प्रोडक्शन फैक्टर्स काउंट नहीं हो रहे, अब मार्केट जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कोई आपकी फेवर में हो गए, ठीक है, और या फिर जो है ना जिस जगह पर आप ऑपरेट करें वहां पर हुकूमत ने कोई स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला दिए तो वहां पर लोग स्किल्ड हो गए, तो अब आप स्किल्ड लेबर कहीं बहुत दूर से ले मंगवाते थे और उनको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी पे करते थे, उनको रिहाइश भी फराम करते थे, सारी कॉस्ट आपकी खत्म। देखा कि अब यहाँ के लोग ट्रेन हो गए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो गए यहाँ पर, तो अब लेकिन से वो आपके लिए नहीं हो, सबके लिए हो गए, पूरी इंडस्ट्री वाइड। सही है, सो यू विल रीड दीज पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, बिजली की फरामी ले आए, तो कल तक अगर आप एक ऐसी जगह पर थे जहां पर बिजली पोल्स के जरिए नहीं आ रही थी,
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी अगर, तो आपको अपने अपने बड़े बड़े जनरेटर्स रखने पड़ रहे थे। सोलर पावर भी इतनी जनरेट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को चलाने के हद तक। तो वन टाइम कॉस्ट इतनी बड़ी आ जाती है सोलर पावर की, बिजनेसेस चाहते हैं कि नहीं यार इतनी बड़ी कॉस्ट सोलर पावर पे लगाने से बेहतर ये नहीं है कि मैं 2 फैक्ट्रीज और खोल लूँ और उन 2 फैक्ट्रीज का रेवेन्यू इतना हो कि जिसके जरिए मैं पेट्रोल भी अफोर्ड कर लूँ जिससे जनरेटर चले हमारे भले जितने बड़े बड़े तो इस तरह भी जो होता है। बहरहाल तो अगर आपने बिजनेस खोला ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फरामी नहीं है तो वहाँ पर अपनी जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर गवर्नमेंट ने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें गुजार दी तो गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो आपको सस्ती पड़ेगी। सही, वो क्यों सस्ती? अगर वो सस्ती ना पड़ती होती अभी हर घर के आगे एक जनरेटर रखा होता कि गवर्नमेंट से जो मिल रही है महंगी बिजली है तो हम पेट्रोल पे जनरेटर से चलाएं। सही है, बट इट्स नॉट बिकॉज गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड जो लाइन्स है वो ज़्यादा इकोनॉमिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट होने से आपके लिए चीज़ें इकोनॉमिक होना, दीज आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब तुमने यहां तक तो ग्राफ देख लिया, ठीक है ना, ग्राफ टर्न भी कर जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है टू मच टू हैंडल हो जाता है, क्या आपके लिए डिस इकोनॉमिक होना शुरू हो जाती चीजें। सही है कि अब आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। उसके बाद एक टाइम था जब यहां पर एक अलग मॉडल से हम पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाने वाला मॉडल था। तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग स्कूलों के बच्चे, तो उन सबका कोर्स क्योंकि अलग था तो हम एक क्लास नहीं बना सकते थे क्लासरूम सिमिलर बच्चों वाले, तो सबके लिए अलग अलग टीचर्स हायर करने होते थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था, इतने टीचर्स हो गए थे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी और ऑपरेशंस इनएफिशिएंट होना शुरू हो गए। एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद जब स्केल अप होने शुरू हुए तो टीचर हायर कर रहे हैं, हर बच्चे को, नए बच्चे को एडमिशन ले रहे तो एक टीचर और हायर करना पड़ रहा है क्योंकि अब चेंज हो रही चीज़ें। लेकिन सबसे पहले तो जगह लिमिटिंग फैक्टर कि जगह वही की वही है, उसी जगह के अंदर आप जगह आपकी वहीं फिक्स्ड है, बाकी चीज़ें चेंज हो और टीचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपके लिए इकोनॉमिक होने की जगह डिस इकोनॉमिक हो रहा है हर अगला बच्चा, और मुश्किल, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं। तो उस कम्युनिकेशन गैप्स को फुलफिल करने के लिए मुझे एंगेज अगर ज़्यादा होना पड़ा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मैं कहीं और से अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था मेरा वो वहाँ टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, अब टाइम स्पेंड सिर्फ मैनेज करने में हो रहा है। मैनेज कर 4 टीचर रखने के लिए एक बंदे को और रखा उनके ऊपर जो मैनेज करे, फिर अगर 12 टीचर हो जाए तो 3 मैनेज करने वाले रख दे, फिर उन 3 को मैनेज करने वाला, फिर एक और मैनेज, समझ रहे हो। सो थिंग्स माइट बिकम, अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो डिस इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में कि एक स्पेसिफिक स्केल ऑफ प्रोडक्शन तक तो इकोनॉमिक होता है, उसके बाद डिस इकोनॉमिक भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अब जैसे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, वो कब होती है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तब जब इस आपकी प्रोडक्शन एक हद से ज्यादा बढ़ जाए जो आपके लिए हैंडल करने के काबिल ना हो। जैसे कि व्हेन अ फर्म एक्सपेंड्स बियॉन्ड अ मैनेजेबल लिमिट इट कैन कॉज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन मैनेजर्स। तो उससे क्या होता है? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल बिकम्स पुअर। ये 3 लफ्ज फालतू के ऐसे नहीं अचानक से लिख दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। कभी भी कोई पूछे मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है तो वो होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। कि आपने सबसे पहले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से प्लान किया कि हम कौन से वाले पे जाएंगे, सो दैट बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, उसमें से कोई प्लान किया, उसके सारे स्टेप्स लिए, तो ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हो गई कि आप बिजनेस को इस डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म लेके चलना चाह रहे हो, तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। तो रोजमर्रा की डिसीजन मेकिंग भी होती है, पूरे साल के शुरू में कुछ हायरिंग करनी होती है वो डिसीजन मेकिंग, पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनाना डिसीजन मेकिंग, फिर जो मशीनरी बाय कर रहे हो वो डिसीजन मेकिंग। सही, तो ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है। और फिर जो ऑपरेट हो रहा है पूरे साल बिजनेस से, जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है कि नहीं, उसको लेकर कंट्रोल। कि अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहा, कि जिस हफ्ते जितनी प्रोडक्शन होनी थी वो नहीं हो रही, तो फिर एक दिन ओवर टाइम करा के उस टारगेट को, हफ्ते वाले टारगेट को फिलअप किया। सही, सो दैट्स कंट्रोल। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर द 3 मैनेजमेंट फंक्शंस। याद रखना, कहीं भी सवाल आए कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये 3 चीजें मैनेजमेंट के फंक्शन। सही है, तो वो पुअर हो जाती है, मैनेजमेंट एफिशिएंटली परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से, जितना हैंडल कर सकते उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सही है, तो या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, या प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंच रही है, या कोई प्रोडक्ट पड़े पड़े सड़ गई, नुकसान हो गया, लो डिस इकोनॉमिक हो गया। जितनी सारी प्रोडक्शन की तो सबका
सही है, या उस प्रोडक्ट को बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या बहुत ज़्यादा स्टैकिंग कर दी, जगह नहीं थी, तो ऊपर वाले डब्बों के वजन से नीचे वाले दब गए, वो सारे तेल के डब्बे फट गए। यू नो एनीथिंग लाइक दैट कैन हैपन विच मेक थिंग्स डिसइकोनॉमिक, क्योंकि आपकी प्रिपेयर्डनेस से ज़्यादा, देखो जितना, पहली बात, जितना लार्ज स्केल पे जाओगे उतना इकोनॉमिक होगा, दैट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जितना लार्ज स्केल पे जाओगे सस्टेनेबली, ये नहीं कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आपके पास ना वर्कफोर्स इतनी टेक्निकल जितनी अवेलेबल थी, वो जो है ना बस इतना जितना हैंडल कर सकती थी, 2 वेयर हाउस को हैंडल कर सकती थी, आप 4 वेयर हाउस और ऐड कर रहे हो, इतनी टेक्निकल वर्कफोर्स इतना जल्दी लाने के लिए वर्कफोर्स ही नहीं मिल रही, तो वो कैसे हैंडल होंगे? सही है, सो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, तो वो डिसइकोनॉमिक करती है आपको। हाँ, ये कि ओवर द टाइम आप कैचअप कर जाओ, सही, जैसे अभी करेंटली पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ दोज जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बायकॉट किसी तरह, बिलखुसूस जो वो कंट्रीज जो कि इसराइल सपोर्ट की कंट्रीज है, तो पाकिस्तान के अंदर अभी ये वे क्यों उनकी किसी किस्म के सोर्स प्रोडक्ट्स हैं, उनका बायकॉट चल रहा है जैसे, ठीक है, बहुत सारी आवाम उसको मतलब वो कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो उस बायकॉट के दौरान क्या हुआ, इन जो लोकल प्रोडक्ट्स थी वो बूस्ट कर गई। अब वो लोकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इतना प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कोला नेक्स्ट। सो व्हेन कोका कोला की डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हुई, प्राइस रीजंस के अलावा ना, तो कोका कोला का डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, और कोला नेक्स्ट का डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट। लेकिन इतना ज्यादा आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे वो, तो जो इमीडिएटली, अब तो बहुत ज्यादा उन्होंने सस्टेन कर लिया क्योंकि उनको थोड़ा लॉन्ग रन मिल गया, तो उन्होंने अपने जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इतना टाइम मिल गया कि सबको एक्सपेंड कर पाए। लेकिन जब वो एक्सपेंड नहीं कर पाए, सारी मशीनरी वगैरह उतनी थी और ओवर प्रोड्यूस करना पड़ा था, 24 आवर्स मशीनरी को भी रेस्ट नहीं मिल रहा, टेक्निकल फेलियर्स भी हो सकते हैं, मशीनें ब्रेकडाउन भी हो सकती है, इतना अगर वो भी एक डिसइकोनॉमिक पड़ता है कि अगर आपने एक मशीन को ओवर यूटिलाइज कर दिया तो वो ब्रेकडाउन हो गए, वो भी एक डिसइकोनॉमिक आपके लिए। बहरहाल तो उतना ओवर प्रोड्यूस करना पड़ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या तो गिर रही है, या आप टाइमली माल नहीं पहुंचा पा रहे हो, कुछ ना कुछ डिसइकोनॉमिक्स क्रिएट हो रही थी। वही काम और इकोनॉमिक हो सकता था अगर मार्जिन मिलता थोड़ा वक्त का, लेकिन जैसे ही थोड़ा अरसा गुजार लिया, अब उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, दे हैव बीन लाइक मोर प्रिपेयर्ड फॉर बिग ऑर्डर्स नाउ, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज इंप्रूव, फैसिलिटीज को ग्रांड कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोबारा यहाँ आते हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स भी हो सकती हैं आपकी, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स टेक्निकल फेलियर्स की वजह से भी हो सकती है कि इफ अ प्रिंटिंग मशीन इज रिकमेंडेड टू रेस्ट आफ्टर एवरी 4 आवर, लेकिन आप इतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो कि उसको रेस्ट नहीं दे रहे आप, तो अचानक से वो ब्रेकडाउन हो जाएगी और पूरा 1-2 दिन, जितने दिन ब्रेकडाउन रहे उतने दिन मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। तो पता चला कॉस्ट पर यूनिट, जो शुरू में यूनिट्स बन गए थे बस उतने ही, और सब फिर वो जो बहुत सारे दिन का नुकसान हो गया आपका। सो वो सारा जो इकोनॉमिक हो रहा था वो सब तबाह हो गया, सो डिसइकोनॉमिक की तरफ चला गया, ठीक है। वो उसके ग्राफ में किस तरह से नजर आती है मैंने दिखा दिया तुम लोग को, और वो ग्राफ की अगर मैं तस्वीर एक जो डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ग्राफ की होनी चाहिए थी वो दिखा भी दूँ। ये देख लो, नंबर ऑफ डेस्क्स, 100 डेस्क अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो $14,000 पर मंथ आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो पर डेस्क क्या आ रही है 140 एवरेज कॉस्ट। 200 डेस्क प्रोड्यूस कर रहे हो, अच्छा 200 डेस्क प्रोड्यूस, 100 से 200 पे जा रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है 4000, एक और 100 का इंक्रीज हो रहा है तो 4000 मार्जिनल कॉस्ट है, सही ना। और क्योंकि पिछली 100 डेस्क प्रोड्यूस करने की 14000 थी और एक और 100 ऐड कर दो उससे 4000 बढ़ी, तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पहले 14 से कम होकर 4 पे आ गई, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी 90 पे आ गई। फिर 200 से 300 की डेस्क, 200 से 300 की जो 100 डेस्क बढ़ी, अब वो 18000 से 22000 तक आप चले गए, तो ये मार्जिनल कॉस्ट वही 4000 रही, लेकिन क्योंकि 300 डेस्क बन गई ना तो एवरेज आउट होके 73 जो है ना आपकी पर डेस्क बनी। फिर 400 डेस्क बनी तब भी 26000, फिर भी हर 100 डेस्क के ऊपर 4-4 का इंक्रीज है, क्योंकि 10,000 शायद आपका फिक्स्ड रेंट था, उसके बाद 4-4 रुपये हर 100 डेस्क के ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 500 से 600 डेस्क बनी तो इस 100 डेस्क के इजाफे से 30,000 से 37,000 पे चला गया, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले की बनिस्बत बढ़ गई ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो करंट इजाफा पिछले से अब जो इजाफा हुआ उस इजाफे से एसोसिएटेड कॉस्ट में जो इजाफा हुआ मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट अब आपकी क्या आ गई, 500 से 600 वाले जो 100 यूनिट्स थे उनकी वजह से 7000, तो पर यूनिट 70, तो 60 की एवरेज कॉस्ट
के बाद जो हर यूनिट 70 का बना है उसकी वजह से एवरेज आउट होके वो कॉस्ट 62 रुपए की बनी, क्योंकि एवरेज आउट करने के लिए तो ये होता है ना कि टोटल डिवाइड बाय दिस टोटल। तो पहले जो आपने एंजॉय किया था सारा कॉस्ट पर यूनिट का डिक्रीज, तो वो एवरेज आउट हो रहा है आपके मार्जिनल कॉस्ट जो हालांकि मार्जिनल कॉस्ट आपकी 70 है, लेकिन वो सिर्फ 100 यूनिट्स की 70 है, उसके अलावा पिछले 500 यूनिट तो 60 के हिसाब से बने ना, सही है। तो टोटल आपकी कॉस्ट 37,000 है, 37,000 को जब डिवाइड किया आपने 600 से, तो अब एवरेज को मार्जिनल कॉस्ट को चलो भूल जाओ, एवरेज कॉस्ट 62 बढ़ना शुरू हो गई। जैसे 600-700 यूनिट्स हुए तो 37,000 से 11,500 रुपये ऊपर, सही है। तो अब ये बढ़ा, अब क्या हो रहा है, ग्राफ यू शेप्ड का बन रहा है, पहले गिर रहा था पर यूनिट, फिर बढ़ना शुरू हो गया। सो द ग्राफ वुड लुक मोर लाइक दिस, सही। दिस इज हाउ इट विल लुक। नीचे स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, 500 तक मिनिमम चले गए थे, ठीक है। इससे कहते हैं जो मिनिमम जहां पर जा रही है ना आपकी कॉस्ट पर यूनिट, वो कहलाता है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। बस इससे मजीद मिनिमम, इससे मजीद एफिशिएंट नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। इसको मैक्स एफिशिएंसी कह सकते, या तो इसको कहो मैक्स एफिशिएंसी, लेकिन स्केल का लफ्ज यूज करो तो स्केल का मिनिमम पॉइंट एफिशिएंसी को लेकर, ठीक है ना। सो मैक्स एफिशिएंसी बोल दो या मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलो इसको, ठीक है। बहरहाल उसके बाद आपके हर अगला यूनिट बनाना मार्जिनली ज्यादा महंगा पड़ रहा है पहले की बनिस्बत, तो वो अब ऊपर जा रही है, ठीक है। हाउ वुड इट लुक ऑन टोटल कॉस्ट कर्व? द टोटल कॉस्ट कर्व वुड मोर लुक लाइक दिस, कि पहले आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ टोटल कॉस्ट गिरते 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 फिर ऐसे बढ़ रही है, जैसे कि लर्निंग कर्व नहीं आता किसी किस्म का, वैसा कर्व, कि अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद देख रहे हो, पहले इतने यूनिट्स बढ़ते गए, लेकिन कॉस्ट के अंदर पहला जो इजाफा हुआ, उसके बाद दूसरा इजाफा, तीसरा इजाफा, वो डिक्रीज होती गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्योंकि तब तक आप क्या थे, इकोनॉमिक होते चले आ रहे। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पता है कौन सा होगा, अगर उस ग्राफ के साथ निकालो ना तो 500 यूनिट्स वाला पॉइंट होगा जहाँ मिनिमम थे, उसके बाद आपकी जो है ना टोटल कॉस्ट बढ़ती चली गई। सो इफ यू मेक द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट, तो आप देखो 100 पे 14,000, फिर 18,000, फिर 22,000। तो अगर आपका ग्राफ मिसाल के तौर पे इसका मैं ग्राफ आपके लिए बनाता हूं, ठीक है, अभी के अभी टोटल कॉस्ट का, सिर्फ टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में देता हूं। चलो ये पूरा ले लेता हूं। यहाँ थोड़ा एक्सेल भी सीख लो। नंबर ऑफ डेस्क है, टोटल कॉस्ट है, मैं एवरेज कॉस्ट वाला नहीं बना रहा क्योंकि वो पहले ही बना हुआ है वहाँ, ठीक है। या इंसर्ट पे गया और पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके रिकमेंड चार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन में नहीं, मुझे स्कैटर बनाना है, चलो स्कैटर कह रहा हूँ मुझे, हाँ स्कैटर ग्राफ बनाना, तो मैं स्कैटर ग्राफ सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, ये स्कैटर ग्राफ आपका, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्लिक किया मैंने जब ग्राफ पे, तो ये चार्ट डिज़ाइन के अंदर क्लिक ऊपर करके सिलेक्ट डाटा पे गया, ऐड किया, इसका नाम टोटल कॉस्ट रख देता हूँ, ग्राफ का नाम, कि नेम क्या रखना है यहाँ लिखा। फिर एक्स एक्सिस सीरीज एक्स वैल्यूज़ कौन सी है, एक्स एक्सिस पर डेस्क है, और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ कौन सी है, वो ये है, ठीक है। एक्चुअली आपको लग नहीं रहा, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा लंबा करता हूँ, फिर नज़र आएगा शायद। आई शुड हैव डन इट फ्रॉम, ये देख रहे हो, ये फ्लैटर होके ना ये थोड़ा सा डिप हुआ है यहाँ पर, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ है, सही है। और नंबर्स अगर मैं थोड़े और चेंज कर देता, 18 से फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू दिस प्लस 4,000 था, फिर इक्वल्स टू दिस प्लस 3,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 2,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 1,000, फिर इक्वल्स टू दिस प्लस 5,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 10,000, ठीक है ना। ये वाला कॉलम रिलेवेंट है हमारे लिए। तो आप देख रहे हो अब ये क्या हुआ कि पहले मार्जिनली गिरते 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 फिर चढ़ना शुरू हो गए। सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपका ग्राफ जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ यूं जाके फिर यूं जा रहा है, सही।
तो ये मैंने ग्राफ तो दिखा दिया बहरहाल। तो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर बता रहा था कि आपकी जो है ना टेक्निकल डिफिकल्टीज ब्रेकडाउन हो सकते हैं किसी किस्म के, जिसकी वजह से ऑपरेशंस आपके रुक सकते हैं। प्रोडक्शन डिसइकोनॉमीज, उसी की तो हम बात कर रहे थे पीछे, कि आपके मिसाल के तौर पे बनाने ज़्यादा यूनिट के लिए लग गए और इनपुट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? अब इधर उधर से दूर दराज से इनपुट मंगवा रहे हो, इम्पोर्ट करवा रहे हो कि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, माल बेचना ही है, रेपुटेशन तो ख़राब नहीं करनी, या तो इम्पोर्ट महंगा पड़ जाएगा, सही, बहुत दूर दराज से मंगवा रहे हो, या फिर आई डोंट नो, या तो फिर आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सही ना। और क्वालिटी ख़राब होने से फिर वो दूसरा नुकसान है, वो तो आपकी रेपो ही ख़राब हो जाएगी। आप सेम तरह के गुड्स बनाना चाह रहे हो और माल ख़त्म होने लगा है, शॉर्ट हो रहा है, तो अब आपको कहीं से भी माल अरेंज करना है बनाने के लिए, कहीं से भी इनपुट्स लेके आने, तो हो सकता है महंगे। इसी तरीके से लेबर शॉर्ट हो जाए, आपने जितनी फैसिलिटीज़ खोल दी उतनी लेबर अवेलेबल नहीं, आप दूर दराज से मंगवा रहे हो लेबर, ठीक है, या आप कहीं अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजार रहे हो। पहले तो जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो प्रोडक्शन करके नहीं दे रहे, और फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक्सपेंसिव होंगे आपके लिए, ठीक है। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज, कि आपने इतने बड़ी प्रोडक्शन और कर लिए कि अब उसको बेचना है, उसको वो बेच नहीं पा रहे, अगर आप फिर इतनी डिमांड नहीं थी तो डिमांड ज़्यादा बना ले तो अब आपको स्कीम्स देनी पड़ी है, बॉग ऑफ स्कीम्स, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट्स देने पड़े, तो ये सबसे मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, ठीक है, क्या आपने एक सर्टेन कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपकी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ा दी तो हो सकता है आप सब हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपने हायर करना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके बिहाफ पे हैंडल करे, और जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस हायर करना शुरू कर दी तो एक तरह से आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस आउटसोर्स किए। आउटसोर्स करना महंगा होता है खुद से करने से, तो अब कल तक जो ऑपरेशन इकोनॉमिक थे वो डिसइकोनॉमिक होना शुरू हो गए, क्योंकि बाहर से अब करवा रहे हो ये काम, ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली अब आप खुद नहीं कर सकते ये। लेकिन अगेन ओवर द लॉन्ग रन आप अगर सस्टेन कर गए इन डिसइकोनॉमीज को, तो फिर आप बस सस्टेन कर गए, बंद ना हो जाओ, तो फिर आप इवेंचुअली इन हाउस चीज़ें फिर अपनी को कर लेते हो, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन आपके तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है ना, क्लियर है। एग्लोमरेट डिसइकोनॉमीज मतलब ये कि आपने इतने मर्जर्स आप प्रिपेयर्ड नहीं थे लेकिन आपने मर्जर्स कर लिए। अब वो जो मर्ज किए दो डिफरेंट कल्चर्स के, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर लिया, वो दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, अगर उनके वर्किंग मेथड ही बिल्कुल डिफरेंट है, वर्कफोर्स डिफरेंट तरह से काम कर सकते हो सकता है मैनेज ही ना हो पाए, सही है। तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लेबर शॉर्टेज, मटेरियल शॉर्टेज, ये सारी चीजें जो है आपके इंटरनल डिसइकोनॉमीज क्रिएट कर सकती है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा, पूरी इंडस्ट्री ओवर प्रोड्यूस की जा रही है, तो आपकी नेचुरल रिसोर्स से डिप्लीट हो गई, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से वर्कफोर्स बीमार होना शुरू हो गए, सही है। पोल्यूशन इतना होने लग गया कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो कल तक जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा लोड आ गया कि बिजली के ब्रेकडाउन आना शुरू हो गए, पावर फेलियर्स होना शुरू हो गए, सही है, कि गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर इतना ओवरलोड के वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था इतना हैंडल करने, क्लियर है। इसी तरीके से आपकी जितने भी मुल्क की जितनी रिसोर्सेज या इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जितनी भी रिसोर्सेज है उनका ओवर कंजम्पशन की वजह से वो खत्म। फॉर एग्जाम्पल फिश इंडस्ट्री इतनी कॉन्सेंट्रेट हो गए, इतने सारे बिजनेस और फिशिंग करना शुरू हो गया, फिश जो वो वाली फिश जो ब्रीड करती थी वही खत्म हो गई, छोटी छोटी फिशेज भी चली, अब क्या करेंगे, सही। तो जिस तरह ओवर ग्रेजिंग होती है ना कि ज्यादा निकाल लिया, ज्यादा जमीन से खा के इतना कि अगले साल का फल नहीं लग सकता, ठीक है। अब कोई एक जानवर ऐसा है कि जो चंद पत्ते खा, ऊंट बड़ा सस्टेनेबल जानवर है, वो हर दरख्त से चुन चुन के पत्ते खाता है, बकरा सब खा जाता है। सो व्हाट इज इट गोना डू कि उस दरख्त के साइज को जो अपनी जो ग़िज़ाइयत बनाने के लिए जितने पत्ते और वो चाहिए तो वही सब फिनिश हो गए, और उसकी अब जड़ों में भी ऐसे जाने तो फिर खत्म हो जाएगा, वो दरख्त ही खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह का मामला है कि ओवर यूजेज अगर आपने हाई प्रेशर डाल दिया किसी भी रिसोर्स में तो खत्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्ट्रेन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेन मतलब बोझ, जो है ना आपने बहुत बोझ डाल दिया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया इस तरह से आपने बोझ डाल के, इसकी इलस्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। सो दिस वाज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फ्रॉम दिस यूनिट।